गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो बेस्ड रहेगा कैसे करें आरएएस की तैयारी। इसके लिए आप लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्न भी भेजे हैं कि कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, जॉब के साथ कंटिन्यू कैसे रखें, अपना शेड्यूल किस प्रकार से बनाएं, मोटिवेट किस प्रकार से रहें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की जाएगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहूँगा कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर से भी फल निकलेगा। कहने का सारांश यही है कि आपने इतना अच्छा जो टारगेट लिया है तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश रूपी जो जल है वो चढ़ाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको प्रयास बारंबार करने होंगे, तभी आप इस लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपने पूछा है कि मोटिवेट किस प्रकार से रहा जाए, तो मोटिवेशन कई बार से नहीं मिलता है। आप YouTube पे वीडियो देख के केवल एक दिन का मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सस्टेन मोटिवेशन चाहिए जो लगातार चले, तो उसके लिए यही है कि आपको इस पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाना होगा। आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तभी आपका जो इंटरेस्ट बरकरार रहेगा और ये इंटरेस्ट ही आपको इस बेहतरीनी से पार करवाएगा और आपको कभी भी मोटिवेशन की समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमेशा मोटिवेट रहने के लिए आपको 3-4 काम करने होंगे। एक तो आपको एक अच्छी दिनचर्या अपनानी होगी, जैसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, जैसा कि आप जो भी आपकी सहूलियत हो, आप 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे जैसे भी है, लेकिन आपको रूटीन बनाना होगा कि मेरे को 7 बजे उठना है तो रोज 7 बजे ही उठना है। ये रूटीन आपको फॉलो करना होगा। मॉर्निंग में आपको अपने इष्ट को स्मरण करके और अपने डेली के आज मुझे क्या काम करना है वो चीज़ आपको करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और इसके अलावा आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। अब जैसे योग कैसे किया जाता है तो वो आपको मैं किसी दिन अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि आपको योग करना होगा और अभी आपको योग के लिए बहुत सारे टेलीग्राम या जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी का है, श्री श्री रविशंकर जी का है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। वहाँ पे आप हल्का सा देख के एक बार योग की शुरुआत कर सकते हैं। 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको 10 मिनट 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। अगली बात यह है कि जॉब वाले तैयारी कैसे करें, क्योंकि जॉब में ऐसा होता है, जैसे जॉब भी 2 टाइप की होती है। एक तो ऑफिस गोइंग जॉब होती है। ऑफिस गोइंग में क्या होता है कि आपका डेली का वर्क फिक्स रहता है कि आपको ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। तो उसमें क्या है कि आपका समय निर्धारित रहता है कि ये काम करने के बाद जैसे मैं घर शाम को 6:30 बजे जो भी आपका छुट्टी का टाइम है उस टाइम घर जाके मेरे को ये पढ़ना है, वो है, ऐसा है। वो लोग तो आराम से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनका फील्ड वर्क होता है या फिर पब्लिक लिविंग होती है, उसमें कार्य की प्रकृति निर्धारित नहीं होती है। जैसे आज तो बहुत सारा काम है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी काम नहीं है, फिर वापस इतना ज़्यादा काम आ गया कि आपका जो रूटीन है वो टूट जाता है। तो इसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको जो शाम को और सुबह समय मिलता है, क्योंकि वो समय तो आपसे कोई नहीं ले सकता। जैसे आप शाम को 7 बजे भी घर आते हैं तो 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आपके पास समय होता है। सुबह वापस आप 6 बजे उठ सकते हैं, तो वो वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा समय हो सकता है। और बाकी सैटरडे संडे सरकारी नौकरी के अंदर ऑफ होता है और संडे तो लगभग प्राइवेट जॉब के अंदर भी ऑफ होता है, और कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे रविवार भी ऑफ नहीं होता है। तो उसमें आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनानी होगी जिससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसा कि मैंने किया था कि जैसे आपका काम, जैसे सैटरडे संडे कई बार काम रह जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बाहर फील्ड में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे आप एक छोटी सी बुक अपने पास रख सकते हैं, वो आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोन में जैसे आप पढ़ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप आपका काम कर मतलब आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड किए हुए को सुन सकते हैं। तो इससे आपका पढ़ाई से जुड़ाव रहेगा। इसके अलावा जब अननेसेसरी काम करते हो, जैसे दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे हैं या फिर ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे टाइम जा रहा है, तो उसको आपको मिनिमाइज करना होगा। जितना ज़्यादा मिनिमाइज करोगे उतना ज़्यादा समय आपका होगा।
तो ये कुछ समय बचाने की जो है तकनीकें थी। और बाकी तो आपको अपने ऊपर विश्वास रख के और मेहनत लगातार करनी होगी। और ये नहीं सोचना है कि जैसे जॉब वालों के साथ ये दिक्कत रहती है कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपको फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनानी होगी। जैसे आप 2-3 साल का, 4 साल का ऐसा टारगेट रखना होगा, क्योंकि आपका जो आखिरी उद्देश्य है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अगर आप छोटे छोटे गोल लेंगे, जैसे कि आपका इस बार प्री निकल गया तो 2-3 महीने में आप सोच रहे हो कि मेरी तैयारी हो जाए मेंस की, तो वो पॉसिबल नहीं होती है। वो एक फ्री जो रह के तैयारी करते हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो जॉब वाले के साथ तो ये दिक्कत ही रहती है। तो उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ही अपनानी पड़ेगी कि उनको 2-3 साल का ऐसे पूरा टारगेट लेके और कंटिन्यू मेहनत करनी होगी। इसके अलावा जब मेंस होता है, प्री होता है, तो उस दौरान उनको छुट्टियां भी लेनी होती है। जैसे मेंस के दौरान उनको छुट्टियां लेनी होती है, क्योंकि मेंस की तैयारी ऐसी होती है जो दौड़ भाग में नहीं होती है। उसके लिए आपको शांत एक जगह बैठ के ही तैयारी करनी होती है। तो वो आप देख सकते हैं। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि तैयारी कैसे की जाए और कहाँ से पढ़ा जाए, ठीक है। तो अपने जो आरएस के सिलेबस के अंदर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो मेंस एग्जाम है। इस मेंस एग्जाम के नंबरों से ही आपकी रैंक डिसाइड होती है और उससे ही आपको फाइनल जो भी आप चाहते हो वो रैंक मिलती है, जो भी पोस्ट मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेंस है। तो आपको वैसे भी देखा जाए तो अब इस साल जो है वो नई वैकेंसी आने के चांसेस कम है, तो आपको अब मेंस पे ही फोकस करना होगा। इसके अलावा जो प्री पे कैसे लाना है वो सब चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 पेपर होते हैं। इसमें से जो ये 4th पेपर होता है वो लैंग्वेज का पेपर होता है और ये जो है काफ़ी स्कोरिंग होता है। इसमें आप 100 से अबव जा सकते हैं। बाकी वाले पेपर में 100 से अबव जाने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, काफ़ी अच्छी आपकी लैंग्वेज वगैरह होनी चाहिए, तभी आप 100 से अबव जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 100 से अबव जा सकते हैं, अपने नंबरों की प्रिडिक्शन भी लगा सकते हैं कि मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ग्रामर वाला पोर्शन है, तो उसके लिए जैसे जॉब वाले हैं तो वो हिंदी के अंदर विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, उनको रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं जब भी वो काम कर रहे हो या जब भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो उसको रिकॉर्ड किए हुए को बार बार सुन के अपने ग्रामर के जो कंसेप्ट है उनको अच्छे कर सकते हैं। हिंदी का जो 50 नंबर का है, इंग्लिश के अंदर जो ये ग्रामर वाला पोर्शन है, तो ग्रामर वाले पोर्शन के लिए तो आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा बल देना होता है, वो एक अलग इशू रह गया, ठीक है। बाकी वोकेब वाला है तो वोकेब में 2 तरह की जो है वो उनको याद किया जाता है। एक तो होता है एक्टिव लर्निंग के थ्रू और एक होता है रोट लर्निंग के थ्रू, ठीक है। एक्टिव लर्निंग के थ्रू तो ऐसे होता है कि आप कोई न्यूज़पेपर के अंदर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके उसके वर्ड्स को रोज आप डायरी में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे 3-4 महीने में ऐसा समय आता है कि वो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं तो आपको याद हो जाते हैं और इससे आपकी जो वोकैब है वो काफ़ी समृद्ध हो जाती है और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही रह जाती है। दूसरा होता है रोट लर्निंग का। रोट लर्निंग तो एक ही है कि रट्टा मारो जिंदाबाद। उसके लिए जैसे कि बीके रस्तों की बुक है या फिर रीतू सिंह की बुक है, तो उसमें जो भी वोकैब दी होती है उसको आप रिकॉर्ड कर लो और उनके अर्थ समझो और बार बार उनको रिवाइज करो तो वो रट जाती है आपकी, ठीक है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। बाकी कंपोजिशन का और कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है तो वो प्रैक्टिस का इशू होता है। जब आपका ये वाला पोर्शन अच्छा हो जाएगा 70 नंबर का, तो आप इसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आप इनडायरेक्टली इस चीज़ को हिट कर सकते हैं। आपका शब्द भंडार इतना अच्छा होगा तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। और इसके अलावा फिर जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके जो पल्लवन है, निबंध है, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 4th पेपर है। 4th पेपर के लिए 2 बुक्स चलती है, जनरली सब लोग वही पढ़ते हैं। हिंदी के लिए तो राघव प्रकाश है और इंग्लिश के लिए है या तो आप बीके रस्तों की पढ़ सकते हैं या फिर आप नीतू सिंह पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 4th पेपर का छोटा सा काम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इसको आपको रेगुलर फॉलो करना होगा। डे 1 से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जब से आप तैयारी शुरू करते हैं और लास्ट तक चलेगा ये, ठीक है। उसके अलावा फिर जो 3 पेपर है, तो इन 3 पेपर्स में से जो फर्स्ट पेपर है और जो 3rd पेपर है, इनमें छोटे छोटे सब्जेक्ट है 3।
इसमें भी 3 छोटे सब्जेक्ट है, इसमें भी 3 छोटे सब्जेक्ट है। ये 6 छोटे सब्जेक्ट हैं जो मेंस में आपको स्कोर कराने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इस सेकंड पेपर के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एनालिटिकल है लेकिन नंबर अच्छे दिलवा सकता है अगर आपकी इसमें पकड़ हो जाए तो, उसका नाम है एथिक्स। और थर्ड पेपर के अंदर ही एक और सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपकी पकड़ उस पर अच्छी हो तो आप उसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब कई लोगों के मन में ये इशू रहता है कि पहले प्री पास करेंगे उसके बाद मेंस की तरफ देखेंगे, तो वो पीछे ही रह जाएंगे। प्री पास करके आप कोई तमगा नहीं लोगे। ठीक है, अगर आपका मेंस क्लियर नहीं है, मेंस की आपकी तैयारी नहीं है, तो प्री पास करके भी आप कहीं नहीं रहोगे। ठीक है, इसलिए आपको तैयारी तो मेंस की ही करनी होगी। मेंस ही है जो आपको इंटरव्यू के प्रभाव से भी बचाता है। जैसा कि इस बार आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रैंकर है जो, उनके इंटरव्यू में केवल 47 मार्क्स है, लेकिन उनके मेंस में इतने ज़्यादा मार्क्स हैं कि अगर वो इंटरव्यू नहीं भी देते ना तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता। तो मेंस की बहुत बड़ी महिमा है, तो आप इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और डे 1 से ही इसकी तैयारी करनी है। आपको मेंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। और मेरे खुद के मार्क्स जो है वो मेंस की वजह से ही, मेरी रैंक जो है 99 है, वो मेंस के नंबर की वजह से ही है। मेरे खुद के मार्क्स 362 है, जो इस बार बहुत टफ कॉपी चेक हुई है, मतलब आपके काफ़ी कम नंबर दिए गए इस बार का। जैसे इस सेकंड पेपर के अंदर 83 मार्क्स है ना, वो नॉर्मली 103 मार्क्स के बराबर होते हैं। 20 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे जनरली रखा गया है। ठीक है, तो ये होता है वैसे, लेकिन अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है तो ये चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक, आपको जो डिजायर्ड पोस्ट चाहिए, तो उसका एक ही मूल मंत्र है, वो है मेंस। ठीक है, तो मेंस आपको बहुत अच्छे से करना है। अभी एक साल आपके पास पूरा है ये 2024, तो इसमें आपको पूरी तरह से मेंस पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना है ताकि आप बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं। और बाद में जैसे ही अगली साल जनवरी फरवरी आएगा तो आपके लिए एक और वीडियो बना दिया जाएगा कि प्री कैसे पढ़ा जाए। हालांकि मैं इसमें भी बता दूंगा कि प्री कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें और अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पेपर है, और ये जो है इनमें देखो 3 छोटे सब्जेक्ट इसमें है, 3 छोटे सब्जेक्ट इसमें है। इसमें 3 छोटे सब्जेक्ट हैं, तो एक तो आर्ट्स जैसा ही है, सोशियोलॉजी इसका नाम है। ठीक है, बाकी 2 कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, एक तो है मैनेजमेंट और एक है आपके अकाउंट एंड ऑडिट। ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए आपको कोई अलग से स्पेशल सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप 11-12 की बुक है वो देख सकते हैं, और एक कोटा यूनिवर्सिटी की एमए की बुक आती है, उसके अंदर जो 3 नंबर की बुक है, मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि उस 3 नंबर की बुक है ना, उसके अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से दे रखा है। उसकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, और वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न 2021 में भी पूछे हुए हैं, उससे पहले भी पूछे हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं सोशियोलॉजी को। ठीक है, बाकी इसमें कुछ सामाजिक समस्या है तो वो आपके करंट अफेयर से वगैरह इससे तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट है, तो ये वैसे काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन इसका वेटेज बहुत कम है, 20 नंबर का ही है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको नोट्स मिलते हैं, कोचिंग के कहीं से भी नोट्स मिलते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको बार बार पढ़ के खुद की भाषा में नोट बना सकते हैं, और वहाँ से आपका इसका काम बन जाएगा, क्योंकि इसके सोर्सेज बहुत सारे हैं और उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर इसको तो आप किसी कोचिंग के नोट से ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर अकाउंट एंड ऑडिट है, तो इसमें भी यही है। इसमें आपका लेखा शास्त्र की एक बुक आती है 11-12 की, उसमें इसके जो बेसिक टॉपिक्स दे रखे हैं, और बिल्कुल शॉर्ट में परिभाषा ये पूछी जाती है कि शून्य आधार बजटिंग क्या होती है, निष्पादन बजट क्या होता है, भारत में निष्पादन बजट क्यों अपनाया गया, शून्य आधार बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, बिल्कुल बेसिक टर्म्स पूछी जाती है, वो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अंकेक्षण क्या होता है, तो वो आप डायरेक्ट बार बार रिवाइज करके अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है इसके, ये छोटे हैं। इधर इसके भी 3 सब्जेक्ट छोटे हैं, जिसमें एक तो है लॉ, एक है स्पोर्ट्स एंड योगा, और एक आपकी साइकोलॉजी, जिसको व्यवहार बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, अब लॉ के लिए जो है इसमें स्टार्टिंग में कुछ बेसिक कंसेप्ट देने के, जैसे कब्जा क्या होता है, ये विधिक व्यक्ति क्या होता है, स्वामित्व क्या होता है। तो ये वैसे तो इसके जो ऑथेंटिक सोर्स तो इतने बड़े बड़े मिलते नहीं हैं। इसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी कोचिंग के जो भी आपको नोट्स मिलते हैं वहाँ से आप इसके जो बेसिक टर्म्स तैयार कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो लॉ दे रखे, जैसे सूचना का अधिकार नियम, इसके अलावा
महिलाओं से बच्चों से जो क्राइम होते हैं उनके जो है अधिनियम कौन से हैं, इसके अलावा जो आईटी एक्ट 2000 वाला है, इसके अलावा जो राजस्थान की भूमि विधियाँ है, तो उसमें आप ओरिजिनल जो एक्ट होता है ना उसको ही लेके और उसका जो पहला टॉपिक दिया होता है उसमें परिभाषाएं दी हुई होती है कि इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कि इस बार पूछा था कि लैंगिक हमला क्या होता है, तो लैंगिक हमला पहले दे रखा होता है, लैंगिक हमला ये होता है, ठीक है। धारा 5 में 7 में इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। बालक की परिभाषा बताओ, पीड़ित महिला कौन होती है। फिर जैसे एक वो बुजुर्गों का एक्ट है, तो बुजुर्गों के एक्ट में नातेदार की परिभाषा पूछ ली, ठीक है। जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट है तो उसमें सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है इसकी परिभाषा पूछ ली। तो वो आपको ओरिजिनल एक्ट में जो परिभाषा दी होती है ना वो आपको याद करनी है अच्छे से, ताकि आप इसमें जो एजरित परिभाषा लिखोगे ना तो आपके नंबर पूरे आने के चांसेस रहेंगे। इन छोटे सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे नंबर आधे ही दिए जाते हैं। वो इस वजह से दिए जाते हैं कि उसमें लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो लिख नहीं पाते हैं। तो इसको अभी से आप करते हैं तो काफ़ी अच्छे से हो सकता है। इसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी का किस में लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था ये कि थर्ड पेपर के अंदर वर्क प्लेस पे जो है सेक्सुअल हरासमेंट पूछा था और मैंने घरेलू हिंसा का लिख दिया, क्योंकि वो उस टाइम माइंड काम ही नहीं करता है एग्जाम में, क्योंकि जल्दी पेपर पूरा करने का रहता है। तो वो गड़बड़ नहीं हो इसके लिए यही है कि आपको इसको बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। हालांकि 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं इसमें और एक 50 शब्दों का सवाल पूछा जाता है। तो आपको अगर अच्छे से याद है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये स्पोर्ट्स एंड योगा है तो इसमें राजस्थान भारत की खेल नीतियाँ, खेल पुरस्कार वगैरह है। तो ये वैसे आपको किसी कोचिंग के नोट्स में मिल जाएंगी और बाकी इसको करंट अफेयर से अपडेट करना है, ठीक है। और एक शारीरिक शिक्षा की बुक आती है 11th-12th में, 10th की भी आती है, ठीक है। तो वहाँ से आप ये पुनर्वास है, प्राथमिक चिकित्सा है, ठीक है, ये जो छोटों के प्रकार है वगैरह ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और बाकी एक योग का है, तो योग में वैसे इस जो स्पोर्ट्स एंड योगा की अब तक की जो ट्रेंड रहा है ना वहाँ पे 1-2 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो आपने कभी सुने हुए नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे 2018 में मानव ठक्कर की उपलब्धियाँ पूछी थी तो वो जनरली लोगों ने नहीं सुना हुआ था नाम उसका, ठीक है। इस बार पूछा था मगन सिंह राजवी, उनकी उपलब्धियाँ बताइए, तो मगन सिंह राजवी जी का भी नाम किसी ने सुना हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसमें आते हैं ऐसे 1-2 सवाल, वो सवाल अगर आते हैं तो कर लो, नहीं आए तो छोड़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो व्यवहार है तो इसमें एनसीईआरटी की बुक चलती है, मनोविज्ञान की जो बुक नाम है, तो वो बुक आप दोनों ले सकते हैं 11th-12th की। तो वहाँ से आपके ये व्यवहार वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट तो ये थे, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट और एक लॉ, स्पोर्ट्स, योगा, व्यवहार, ठीक है। इनको आप बार बार पढ़ के और इनके नोट्स बनाओ और इनको रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा इनमें कन्फ्यूजन कम होगा, और जितना कन्फ्यूजन कम होगा उतना अच्छे से लिख पाओगे। और इनका जो वेटेज है वो 120 नंबर का है, तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके अंदर 11th-12th की बुक आती है लोक प्रशासन नाम से, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ था, ठीक है। वो दोनों बुक्स पढ़ लो, आपके लिए इनफ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो एक राजकुमार कसवा की बुक आती है, वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। राजकुमार कसवा से आप पब्लिक एड अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पेपर के अंदर पब्लिक एड और 3 छोटे सब्जेक्ट ये हो गए। इसके अलावा पॉलिटी है, 1 मिनट। तो पॉलिटी के लिए अपने सबसे बेस्ट बुक है वो लक्ष्मीकांत है। इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई होती हैं, तो उसको आप ढंग से पढ़ के उसके आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, तो आप पे इसमें काफ़ी अच्छा आपकी समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पूरा सेल्फ स्टडी का पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ, बाकी आप कोचिंग से कैसे कर सकते हैं वो भी आपको इसके बाद बताऊँगा, ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत वाला हो गया। इसके अलावा IR का है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो भी 15-20 नंबर की एक यूनिट है। तो उसमें आप NCERT की बुक आती है समकालीन विश्व राजनीति, वो आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ से जो बेसिक टॉपिक्स है जैसे UN का है, अमेरिका की हेजिमोनी है, वो वहाँ से कवर कर सकते हैं, छोटी छोटी टर्म्स वगैरह दे रखी होती है। इसके अलावा एक पूरा करंट अफेयर का टॉपिक है, तो आपको करंट अफेयर से रेगुलर टच में रहना है। और इसके लिए आप हमारे चैनल पे जो भी आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाए वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप दृष्टि, विजन जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये IR का पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा थर्ड पेपर था, जो पॉलिटी, IR, पब्लिक एड और वो 3 छोटे सब्जेक्ट, ठीक है, इन सबको कवर करता है। इसके अलावा इसमें 1-2 सवाल करंट अफेयर के पूछे जाते हैं,
वो आप करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पेपर था पूरा। उसके बाद सेकंड पेपर की बात की जाए, सेकंड पेपर के अंदर साइंस है, एक तो एक एथिक्स है और एक आपकी जियोग्राफी है, ठीक है। अब साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी इसमें दे रखा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, 4 पोर्शन इसमें है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे पोर्शन एग्रीकल्चर साइंस के वगैरह सबके डाल रखे हैं। तो वो आपको हमारे चैनल पे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे उसके, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग जो 11-12 की बुक है, 9-10 की बुक है, उनसे अलग अलग टॉपिक देख के आपको सारे करने होंगे, तब आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, वो पूरी करंट अफेयर बेस्ड ही आती है, ठीक है। तो वहाँ से करंट अफेयर से आपको इसको करना होगा, ठीक है। तो साइंस तो वहाँ से आपके कवर हो जाएगी। उसके बाद एथिक्स है, तो एथिक्स की वैसे ऐसी कोई बुक आती नहीं है कि जो आपको सारा सिलेबस कवर करा ले। तो इसके लिए मैं आपको, जैसे आप कोई भी कोचिंग के नोट्स अगर आप उससे आप बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, उससे क्या है कि आपको एक मतलब आउटलाइन मिल जाती है कोचिंग के नोट वगैरह से, कि भाई जैसे अपने को ये चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा आपने को इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है। बाकी जो मार्केट में सोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, एथिक्स के तो इतने सारे सोर्सेज आएंगे जो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि एथिक्स जो है यूपीएससी के अंदर एक पूरा पेपर है, पेपर 4 है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से इसको पूछा जाता है, इसलिए वो नोट्स बहुत ज़्यादा विस्तारित होते हैं। इतने ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं पढ़ना है। आपको पहले तो बेसिक टर्म जो सिलेबस के अंदर दे रखी है, जैसे कि एथिक्स क्या होती है, परिवार और उनसे क्या शिक्षा मिलती है, नैतिक संप्रदाय क्या है, भगवत गीता का नीति शास्त्र है, तो आपको बेसिक टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें आप एक बार याद करो, फिर उनको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें आपको सीखनी है। तो वो हमारे चैनल में आपको सिखा दी जाएगी, कैसे किस सवाल में कैसे उत्तर लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी रेगुलर, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी के लिए आप राजस्थान बोर्ड की बुक आती है 11th क्लास की, वो आप अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ 12th क्लास की बुक में भी दे रखा है। तो ये सेकंड पेपर वैसे छोटा ही है, 2 सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं, लेकिन ये साइंस का भी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पेपर है, ये सबसे बड़ा पेपर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स 2 खुद में ही बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उनको कवर करना एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क होता है। और उसके अलावा इसमें 3 छोटे सब्जेक्ट और डाल रखे होते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री के अंदर भी राजस्थान की हिस्ट्री है, फिर उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री है, फिर उसके बाद वर्ल्ड की हिस्ट्री है, ठीक है। तो राजस्थान की हिस्ट्री के लिए तो आप सबसे बेस्ट है राजस्थान अध्ययन, वो देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है तो पैनोरमा नाम से एक बुक आती है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपके पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री, इसकी आर्ट एंड कल्चर वगैरह सारी अच्छे से कवर हो जाएगी। इंडिया के अंदर जो है मेंस में यहाँ से केवल आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, जो ओल्ड और मिडिवल इंडिया से, और मॉडर्न इंडिया से आपके जो है राष्ट्रीय आंदोलन से चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो इंडिया का जो ओल्ड और मिडिवल का जो आर्ट एंड कल्चर है, वो आप एनसीईआरटी की बुक आती है, भारतीय ललित कला का परिचय, वो देख सकते हैं। और जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें आप थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से क्या है कि आपको एक आउटलाइन मिल जाती है, सवालों के एनालिटिकल उत्तर कैसे लिखा जाए वो आपको एनसीईआरटी से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाते हैं। प्री के लिए, कि प्री में इसमें से जैसे राजवंशों के नाम वगैरह वो सब चीज़ें इसमें पूछी जाती है, तो प्री के लिए आप किरण प्रकाशन की बुक आती है, वहाँ से आप ये ओल्ड, मिडिवल, मॉडर्न सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। जो पतली सी आती है लेकिन उसमें सारे फैक्ट ही फैक्ट दिए होते हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, यहाँ से जो है सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 नंबर 15 नंबर की यूनिट होती है। तो इसमें 11th क्लास की एक बुक है विश्व का इतिहास, वहाँ से आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और बाकी थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो टाटा मैग्रो हिल की एक कुमार नलिन करके बुक आती है, कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों से आपके काफ़ी अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये पूरा हिस्ट्री का था, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। राजस्थान के लिए पैनोरमा, इंडिया के लिए जो आर्ट एंड कल्चर है वो तो आपको एनसीईआरटी की बुक से देखना है, और बाकी ये वाला जो पोर्शन है वो स्पेक्ट्रम से और इससे किरण प्रकाशन से देखना है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप 11th क्लास की बुक देख सकते हैं, वो इनफ है। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो आप कुमार नलिन की बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी वापस 3 पोर्शन है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, इंडिया की इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब राजस्थान की इकोनॉमिक्स है तो इसके लिए तो एकमात्र सोर्स राजस्थान का आर्थिक समीक्षा है वो आपको देखनी है। ठीक है, वहाँ से आपका अच्छे से कवर हो जाएगा ये। उसके बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है तो उसमें कुछ टॉपिक तो बेसिक्स है और बाकी आपको इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर देखना है। ठीक है, तो बेसिक जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी से मिल जाएंगे और बाकी किसी कोचिंग के नोट्स में भी आपको जो 2-3 चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, जैसे मांग आपूर्ति का नियम वगैरह है, वो अच्छे से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप जो है इसमें सबसे बेस्ट सोर्स यही है कि आप इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें। हमने आपको चैनल पे इसका पूरा सारांश भी आपको शेयर किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड का है तो वर्ल्ड का भी 4-5 टॉपिक है, जैसे वर्ल्ड बैंक, WTO और सतत विकास वगैरह के जो टॉपिक हैं उसके नोट्स भी हमने आपको शेयर किए हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट से जो है इनको ऐड करना है, जैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें इस बार क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स और ये हिस्ट्री, ठीक है, ये दोनों बड़े सब्जेक्ट हैं वो यहाँ से कवर होंगे। और 3 छोटे सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया आपको कि अकाउंटेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वो कैसे करना है। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसेंस है इसका अपना सिलेबस का, मेंस का। ठीक है, अब प्री का भी कुछ देखना चाहिए क्योंकि आजकल प्री की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, जैसे इस बार 100 कट ऑफ गई है, तो जाहिर सी बात है कि प्री की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको मेंस की तैयारी इस प्रकार से करनी है कि इसमें फैक्ट्स को भी साथ में लेते हुए चलना है, तो आपकी 60 से 70% प्री की तैयारी तो मेंस के साथ ही हो जाएगी। ठीक है, जो बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इधर जो है जियोग्राफी है, साइंस है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो पॉलिटी है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके यहीं से कवर हो जाएगी। इनको आपको इसी हिसाब से करना है कि इसमें जो मैक्सिमम फैक्ट्स वगैरह है वो भी आप याद करते रहें ताकि आपका अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट वगैरह कर लिए तो आप प्री के अंदर लगभग 90 से 100 सवाल करने की स्थिति में आराम से आ जाएंगे। ठीक है, मैं तो कहता हूँ 90 से 100 नहीं, आप कम से कम 120 सवाल तक आप करने की स्थिति में आ जाएंगे। केवल 30 प्रश्नों का ही इशू रहेगा जो आपके, आप यहाँ 110 मान सकते हैं, मतलब 40 प्रश्नों का इशू रहेगा, उसमें से 20 प्रश्न तो करंट अफेयर से हैं और 20 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग से हैं। ठीक है, ये आपको अलग से प्रयास करना पड़ेगा। बाकी आपकी जो 90 से 110 प्रश्न है ना, वो आपके इस मेंस के पेपर से ही कवर हो जाएंगे। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी आपके जो 20 प्रश्न करंट अफेयर से हैं, 20 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग से हैं, तो उनके लिए सोर्स आपको अलग से फॉलो नहीं करने, मैंने आपको बता दिया सारे सोर्स, वही सोर्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 20 नंबर का जो ये करंट अफेयर आता है, 20 प्रश्न जो आते हैं, तो वो आप लास्ट टाइम का जो 6 महीने की क्रोनोलॉजी है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपके काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा। और बाकी हमारे चैनल पे भी आपको करंट अफेयर टाइम टाइम पे अवेलेबल करा दी जाएंगी, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर 20 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग है। ठीक है, इसमें 10 नंबर का फिक्स रहता है कि 10 सवाल ये 10 सवाल ये आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए तो आप प्रैक्टिस शीट यूज कर सकते हैं, जैसे कि RS शर्मा की बुक आती है। ठीक है, वहाँ से आप मैथ्स अच्छे से देख सकते हैं। और बाकी जैसे हेराल्ड की भी एक बुक आती है, वो भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 10 नंबर की जो रीजनिंग आती है, ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप एक उमेश अग्रवाल करके एक बुक का नाम है शायद, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपके हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख के भी इसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो से काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और बाकी आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लेंगे तो आपके ये 10 सवाल तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के तो मैथ में जरूर थोड़ा सा आपको चीज़ें फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ें देखनी होगी, तो वहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमने बता ही दिया कि मेंस में किस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी होलिस्टिक तैयारी रहेगी। अब आपको किस प्रकार से करना है, तो अभी जैसे जनवरी चल रहा है तो अभी आपके पास 11 महीने तो कम से कम है। ठीक है, अगर आप अगले RS एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, और बाकी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी 6 महीने हैं। ठीक है, दोनों की स्ट्रेटजी आपको बता सकते हैं कि सबसे पहले जैसे आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके पास 11 महीने हैं। तो अभी आपको इन 11 महीनों में जो भी मैंने ये सोर्स बताए हैं उनको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने से आपको क्या है कि एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें धीरे धीरे बैठनी शुरू हो जाएगी, आपके जो दिमाग के तंतु है वो विकसित होने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है,
है, और उसके बाद आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 11 महीनों में आपको स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने आपको पूरा ध्यान देना है, इन कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाद में इनके नोट्स आपको फास्ट मोड में बनाने हैं ताकि आप अच्छे से जो है 4-5 महीने में कर सको, और लगभग आपके 6 से 7 महीने हो जाए उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलर अपने आप को मोटिवेट रख सको और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब जो मेंस दे रहे हैं इस बार में, ठीक है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो जो मेंस दे रहे हैं उनके काफ़ी सारे कंसेप्ट तो क्लियर ही होंगे क्योंकि उन्होंने प्री क्लियर किया है, तो बड़े सब्जेक्ट उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब उनको छोटे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, हिंदी इंग्लिश पे ध्यान देना है, ठीक है। ये दो जो है बड़ी चीज़ें हैं, और हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो इनको तो आपको रेगुलर साथ में लेते हुए ही चलना है। और अब आप महीने या 2 महीने के अंदर अपने सारे नोट्स कंपाइल कर लीजिए, सारे नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट वगैरह जो भी बनाने हैं। आप मैक्सिमम मार्च तक अपना काम ये कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, और टेस्ट सीरीज में आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, ठीक है। जो भी टेस्ट होंगे वो आपको रेगुलर वीकली बेसिस पे देने हैं और उसका इवेल्यूएशन करना है, ठीक है। कॉपी चेक अगर नहीं होती है तो आप अपने दोस्तों से जो है वो कॉपी चेक करवाएं, अपने पीयर ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और बाकी आप जो टीचर से कोर्स देंगे कॉपी भी अपनी चेक कराएं ताकि आपका इवेल्यूएशन अच्छे से हो सके। और बाकी आपको एक तो टेस्ट देना है और एक रिवीजन करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो है जीतने के 2 मूल मंत्र हैं, ठीक है। ये आपको जरूर से ही फॉलो करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप कर लोगे तो आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और आप आराम से एग्ज़ाम लिखने के लायक बन जाओगे। अब जैसे टेस्ट कैसे हेल्प करता है आपकी, मेरी जो पूरी तैयारी है वो टेस्ट बेस्ड ही रहती है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम टेस्ट लिख रखे, इतने सारे टेस्ट लिख रखे मुझे याद भी नहीं मैंने कितने टेस्ट लिख दिए होंगे। अगर मैं गणना करने बैठूँ तो मेरे हिसाब से शायद 200 के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या क्या काम करते हैं? टेस्ट एक तो आपका प्रेशर रिलीज करने का काम करते हैं। जैसे आपका रविवार को टेस्ट होता है, ठीक है, तो आप शनिवार को टेंस रहते हैं कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या किया जाए, ठीक है। ये टेंशन आपको एग्जाम से पहले होती है। जैसे आपका जुलाई 20 तारीख को एग्जाम है ना, तो 15 तारीख के आसपास आपको टेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँगा। ये भले आपने खूब पढ़ाई कर रखी है लेकिन फिर भी आप वहाँ पे अच्छे से अपने आप को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये टेस्ट आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आप शनिवार को टेंशन में रहते हैं कि मेरे को कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ही आप टेस्ट दोगे ना तो आपको चीज़ें आ रही होती है, अपना जो आपने अगर ढंग से पढ़ाई कर रखी होती है तो अपना माइंड उसको रिकॉल कर लेता है और आप लिख लेते हो। फिर जैसे ही आप पेपर दे के बाहर आते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है कि अरे यार इतना ईजी था, ये तो कर लेता आराम से, ठीक है। तो जब आपके वो 15 तारीख आएगी ना, 15 जुलाई, तब आप टेंशन में रहोगे कि मैं अब क्या करूँ, मेरे से सिलेबस नहीं हुआ, मेरे ये चीज़ें छूट गई, मेरे वो छूट गया। तब आपको ये टेस्ट वाले दिन याद आएंगे, अरे यार उस टाइम ऐसी कैसी हालत थी, ठीक है, लेकिन टेस्ट में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मेरे नंबर भी अच्छे आए, ठीक है, मैंने अच्छे से लिखा, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये आपका सिलेबस पूरी करवाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप ऐसे बिना किसी लक्ष्य के पढ़ते हो कि भाई चलो रिव्यू आप सिलेबस पूरा करते, सिलेबस पूरा होता ही नहीं है, लेकिन आपको 7 दिन का एक टारगेट दिया जाता है कि 7 दिन में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, ये सब्जेक्ट करना है, उसके बाद टेस्ट देना है। तो आपके अंदर एक यू स्ट्रेस काम करेगा, ठीक है। वो सकारात्मक जो तनाव है ना, वो आपको ये सिलेबस पूरा करवा देगा, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी एक वो है तरीका है। इसके अलावा ये आपकी रीडिंग पावर को बढ़ाता है, ठीक है। रीडिंग पावर इस प्रकार से बढ़ाता है कि आप चीज़ें याद करते हो और एग्जाम में डिलीवर करके आते हो। फिर आप जो चीज़ें गलत लिखते हो ना, वो चीज़ें आपके माइंड में परमानेंटली फिट हो जाती है कि इसका उत्तर मैंने गलत लिखा था। अगली बार जब भी वो प्रश्न आएगा ना तो आप उसको याद कर लोगे, अरे यार ये तो मैंने उस टाइम गलत लिखा था, इसको सही लिखना है। तो वो चीज़ें करवाने में टेस्ट बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आपको एग्जाम फ्रेंडली बनाता है ये, मतलब एग्जाम के जैसे माहौल में डल के आप इस प्रकार से हो जाते हो कि आपको एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। तो ये इस वजह से होता है कि आप टेस्ट वगैरह रेगुलर देते हो। तो टेस्ट की बहुत बड़ी महिमा है, आपको टेस्ट जरूर से ही देने चाहिए, ठीक है। तो ये टेस्ट का हो गया। इसके अलावा रिवीजन का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए क्या है कि आप जैसे साइकोलॉजी, ये बिहेवियर जो है इसके अंदर पढ़ोगे आप, PQRS एक थ्योरी होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे प्रीव्यू करना है, देखना पड़ेगा उसको, ठीक है, कि भाई क्या है। जैसे आप कंटेंट पढ़ते हो उसको प्रीव्यू करते हो, फिर उसके अंदर से आप क्वेश्चंस निकालते हो कि इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है।
और उसका जो तीसरा घटक है वो रिवीजन का है, वो जो मीड घटक है वो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, उसको बार बार आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको जो है वापस से जो है सेल्फ रिवीजन करते हो और लास्ट में जो है टेस्ट करते हो, ठीक है। टेस्ट का जो ये वाला इशू है, ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी को बढ़ाने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो रिवीजन जो है वो आपको क्या है कि शुरू शुरू में बोरियत फील कराएगा कि यार बार बार एक चीज़ क्या बार बार पढ़ूँ, मैं दूसरा पढ़ता हूँ, ठीक है, वो कराएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें घुसोगे तो आपको रिवीजन करने में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन आपको कंटेंट याद कराने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि अपना जो एग्जाम का जो शेड्यूल वो इस प्रकार से बनाया हुआ है कि अगर आपने रिवीजन नहीं किए ना तो आप एग्जाम में भले कितना ही पढ़ के गए हो आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि 20 तारीख को आपका 2 पेपर होंगे, ठीक है, और 21 तारीख को 2 पेपर होंगे। अब इस 2 पेपर में भी वापस जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिर वो 3 छोटे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी है साइंस है, एथिक्स है, जियोग्राफी है, फिर अगले दिन जैसे कि आपका पॉलिटी है, ये के पब्लिक एड है, ठीक है, और इसके अलावा जो आईआर हो गया, छोटे सब्जेक्ट 3 हो गए, फिर हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में आपको टाइम बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। ये 7 दिन में भी रिवाइज नहीं होते तो आपको इस टाइम में तो रिवाइज करने की भूल ही जाओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, अब यहाँ पे क्या है कि आपको लंबे टाइम तक याद होगा तो ही लिख पाओगे, तो आपको याद ही नहीं आएंगे एग्जाम में। और वो याद ही आ जाए इसके लिए क्या है कि आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप रिवीजन करोगे ना तो किसी भी चीज़ के जो है दिमाग में आपके परमानेंट मेमोरी बननी शुरू हो जाएगी। आपको नींद में से उठा के पूछ लिया जाए कि संविधान की विशेषता बताओ तो आप फटाक से बता दोगे कि ये विशेषता, एकात्मक विशेषता ये है, संघात्मक विशेषता ये है, ठीक है। वो इस वजह से होगा कि आप रिवीजन करोगे बार बार, तो रिवीजन की भी अपनी महिमा है। तो रिवीजन और टेस्ट ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस एग्जाम में गति देने में सहायता करेगी, और ये चीज़ें ही हैं जो आपका जो मोटिवेशन है वो भी बनाने का काम करेगी, ठीक है। बाकी कई लोग बोलते हैं कि मेरा तो मोटिवेशन ही नहीं बन पाता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता, ये सब बहाने होते हैं, ठीक है। अगर आपको रियल में इस लक्ष्य को साधना है तो आपको भोग तो देना ही पड़ेगा, और ये मतलब बड़ा लक्ष्य है तो बड़े लक्ष्य के लिए पागल होना पड़ता है, आपको समय में से समय निकालना पड़ता है, ठीक है। आपको जो अननेसेसरी गतिविधियां उनको रोकना होता है। जैसे कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा शत्रु है आज के समय में, तो इसको आपको कंट्रोल करना होगा, तभी आप इस तैयारी में आगे बढ़ पाओगे। जैसे मैंने 2018 में तैयारी शुरू की थी, तब सबसे पहले अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट किया था, और अब मेरा फेसबुक अकाउंट बनने का जो है इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, फालतू आपका समय वेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट था, तो 2015 में ही मैंने लास्ट पोस्ट की थी, उसके बाद कभी पोस्ट ही नहीं की मैंने, ठीक है। और अब मेरी इच्छा भी नहीं होती कि मैं उस पर पोस्ट करूँ। क्यों? क्योंकि अपना जो ध्यान है वो इस तरफ लग गया है, और ये जो है इतना अच्छा इंटरेस्ट आपको देता है कि आपको नया नया ज्ञान सिखाता है, नई चीज़ें सिखाता है, और आपको अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी, पॉलिटिकल जो गॉसिप होती है उससे आपको दूर रहना होगा कि ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक तंत्र है जो चलता रहता है, और अगर आप उसमें फंस गए ना तो आप अपना समय ही वेस्ट करोगे, कुछ नहीं करोगे। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मैं अपना जीवन बनाऊं, ठीक है। और आपका जीवन बनेगा इन किताबों से, ठीक है। अगर आपने लक्ष्य लिया है तो आपको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, और रेगुलर उनकी साधना करनी पड़ेगी। तो आपको मोटिवेशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी कि भाई मुझे आज मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है। देखिए, फेल्योर्स आते हैं, ठीक है, और फेल्योर्स किस वजह से आते हैं उसका भी एक रीज़न होता है कि हमने अपना प्रयास पूरे अच्छे से नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि लोग अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, ठीक है, और हमेशा दूसरों में गलतियां निकालते हैं कि उनकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, मेरा टाइम उसने खा लिया, आरपीएससी ने मेरे साथ ऐसा कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सही ढंग से मेहनत करोगे ना तो ये चैलेंज है कि आप बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे, ठीक है। ये मतलब गारंटी है कि आप बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे। आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अप टू दी मार्क जाना होगा, ठीक है। आपको अपने जो ये कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना होगा, और जो भी एग्जाम की डिमांड है उसको फुलफिल करना होगा। आरपीएससी के पिछले पेपर से, जो प्रीवियस ईयर के पेपर से, वो आप देखो और उसमें क्या पूछा गया है। बिल्कुल सरल सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल परिभाषाएं पूछी जाती है, सतत विकास क्या होता है, ठीक है। अब आधे दिन आप खूब बोल लेते हो लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं होते हैं, आप उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम में आपका प्रेशर आपको ऊपर इतना हैवी हो जाता है कि आप उस परिभाषा को बाहर ही नहीं निकल पाते, ठीक है। बिल्कुल सरल सरल परिभाषाएं पूछी जाती है, बिल्कुल सरल चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। कुछ सवाल टफ होते हैं, लेकिन हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम सरल सवालों को नहीं देखते, हम तो टफ सवाल चाहिए, ये कहाँ मिलता है ये बताओ। वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, बोले आप भटकते रहो, ठीक है। इसलिए क्या है कि आप जो
सिंपल चीज़ें है ना उनके पीछे जाओ। सिंपल चीज़ें लगभग 70% पोर्शन कवर करती है, लेकिन लोग उस 30% के पीछे भागते हैं और उस 30% के चक्कर में ये 70% गवा देते हैं और फिर बाद में वही रोना रोते हैं कि जो है बाहर से सब पेपर आ गया या कॉपी चेक ऐसे हुई वैसे हुई, ये हो गया, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये हो गया। ये सब कहने की बातें होती है। आप जो सरल चीज़ें हैं उसके पीछे उसके मतलब साथ भी चले जाओगे ना तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है विश्वास। आप जो भी कंटेंट पढ़ते हैं, मैं नहीं कहता कि आप ये किताबें पढ़ो वो किताबें पढ़ो, आप जो भी पढ़ते हैं चाहे आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं तो उनको ही पढ़ो, ठीक है। उनमें भी क्षमता होती है आपको पेपर का 60 से 70% देने की क्षमता हर कंटेंट के अंदर होती है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कभी। हम हमेशा जो बच गया ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये आपका दोष नहीं है, सबका दोष होता है। लेकिन जो बंदा इस चीज़ को समझ ले कि 60 से 70% है, इसको मेरे को कवर करना है, ठीक है, तो वो इस रण में जीत के ही आएगा। लेकिन हमारी तो टेंडेंसी होती है बस वो 40% बाहर से आ रहा है, वो कहाँ से करें, ठीक है। तो वो कहीं नहीं होता है, आपका केवल ध्यान भटकाने का माध्यम होता है, ठीक है। प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो उनके उस तपस्या के अंदर बारिश आती थी, आग लगती थी, अप्सराएं डांस करती थी, तो वो केवल उसकी तपस्या को भंग करने के लिए होते हैं। तो ये जो 40% पोर्शन है ये आपका तपस्या भंग करने का माध्यम है। अगर आप इस मेनका के चक्कर में पड़ गए तो आपकी तपस्या भंग होनी ही है, ठीक है। आपको तो ये 60-70% है, इसको ध्यान देना है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है, तो आप आराम से एग्जाम निकाल लोगे और अच्छी रैंक के साथ निकाल लोगे, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप जो भी पढ़ते हैं उस पर विश्वास रखिए, ठीक है। इसके अलावा जो कोचिंग करते हैं उनके लिए वो भी बात असमंजस में रहते हैं कि हमने कोचिंग कर ली, अब वापस रेफरेंस बुक पढ़े या ये पढ़े वो पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। जब आपको वो याद हो जाएगा ना, उसके बाद आप फिर आप सोच सकते हो कि हाँ अब क्या किया जाए, मेरे को ये सारी चीज़ें तो याद हो गई, तो उसके बाद जरूर आप थोड़ी चीज़ें जैसे कि आप NCERT से थोड़ा बहुत उसको इंग्लिश कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि कुछ प्रश्न जैसे बाहर से आते हैं तो उनसे आप गो थ्रू हो जाओ। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट सोर्स है ना वो अखबार होता है, ठीक है। तो अखबार के अंदर जो एडिटोरियल आते हैं ना उनको आप रेगुलर वॉच आउट रखो उनको, ठीक है। उनमें जो लैंग्वेज दी होती है वो पढ़ो आप, ठीक है। उससे क्या है कि आपका शब्द भंडार बहुत अच्छा हो जाता है। आप एग्जाम में जो शब्दावली यूज करोगे ना 100 शब्द के प्रश्नों में, तो शब्दावली से आपके प्रश्नों के नंबर जो एवरेज नंबर वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो अगर आप अखबार रेगुलर पढ़ते हो ना तो आप उस अखबार के ज्ञान के आधार पे भी उसका उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक तो अखबार पढ़ना है रेगुलर बेस पे। कई जगह आपको ये बताया जाएगा कि अखबार नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अखबार आपको देश दुनिया से जोड़ता है, पर यह है कि आपको अखबार पढ़ना आना चाहिए। अखबार के अंदर जो आप तो शुरू में तैयारी शुरू करते तो आप कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लीजिए बस। एडिटोरियल क्या होता है कि बोरियत फील कराते हैं आपको, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, आपको बोरिंग फील होगी उसमें। लेकिन जैसे जैसे आप उसको 3-4 दिन 5-6 दिन ऐसे 10 दिन 15 दिन पढ़ोगे ना, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको फिर चीज़ें आराम से समझ में भी आने शुरू हो जाएगी। जैसे आज एक एडिटोरियल आया था दैनिक भास्कर के अंदर, तो उसमें जो ये मिडिल ईस्ट है, खाड़ी के देश है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं चल रही है। जैसे अभी ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो आप लोग या हम लोग जैसे नॉर्मल जो होते हैं वो यही उसमें गॉसिप देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, ईरान ने, अपने को वो चीज़ें नहीं देखनी। उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए हुए होते हैं जो काम होते हैं, काम के होते हैं, वो अपने सिलेबस से लिंक करते हैं। जैसे उसमें एक वर्ड दिया होता है अरब स्प्रिंग, ठीक है, तो आप हाथों हाथ गूगल कर सकते हैं अरब स्प्रिंग क्या थी, ठीक है। तो उसके पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि अरब स्प्रिंग ये थी, तो लोकतंत्र के लिए आई थी, ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी, ठीक है। तो वो आपको जो है आपका ज्ञान बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे काफिला प्रणाली क्या है, तो काफिला प्रणाली वहाँ पे दास प्रथा की तरह चलती है। रेड सी का क्या इशू है, ठीक है, वो वाली चीज़ें, ठीक है। फिर जो अपने टॉपिक भी देगा जियो पॉलिटिकल इशू, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है। तो आपको एडिटोरियल रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं जिससे आपका ज्ञान संवर्धन हो सके, ठीक है। अच्छा, आप अखबार भी नहीं पढ़ पाते तो एक और सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, वो होता है कोई भी एक मैगजीन। जैसे दृष्टि की मैगजीन आती है, वो काफ़ी अच्छी, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। जो हिंदी मीडियम वालों की जो वोकैब है हिंदी की वो काफ़ी अच्छी कर देती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विजन की पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी एक काम करना है, या तो आप अखबार पढ़ो या मैगजीन पढ़ो, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं करनी, सारी चीज़ें आप कर नहीं पाओगे और फिर वापस वही मिसअंडरस्टैंडिंग सारा मतलब पूरा बिखर जाएगा मामला, क्योंकि आपको इतने सारे सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। तो आप कोई भी एक सोर्स ले सकते हैं और बाकी जो जनरल सोर्स मार्केट में चलते हैं वो फॉलो कर सकते हैं।
आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं, और बाकी आपको मैंने जो ये जनरल चीज़ें बताई वो आप कर सकते हैं। और बाकी आपको फोर्थ पेपर है वो बहुत अच्छे से करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, उसकी वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपके यहाँ से आपको लीड मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई वो करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक शेयर कर देना, और जो भी मैंने बातें बताई हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करना, इसको केवल देख के छोड़ मत देना कि बस, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे पहले वीडियो बना दिए हैं, कई लोग बना चुके हैं इस प्रकार के वीडियो, लेकिन एक जनरल टेंडेंसी यही रहती है कि 1-2 दिन उसको फॉलो करते हैं, फिर बाद में वही वापस दिक्कत रहती है। तो उन चीज़ों से बचना है और कंटिन्यू मेहनत करनी है। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, आपकी ज़रूर से हेल्प की जाएगी। थैंक यू।